దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ద్వారా ఎంఫిల్, పీహెచ్డీతో పాటు విశ్వవిద్యాలయమే స్వయంగా దూర విద్యా విధాన అంశంపైన పీహెచ్డీ వంటి పరిశోధన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది. సుమారు 4.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. नमस्कार। इस शैक्षणिक क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी की वस्तुस्थिति देश और विदेश में। इसी विषय से संबंधित हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैश्विक हिंदी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश और विदेश से लगभग 4000 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय था हिंदी जगत, विस्तार और संभावनाएं। इस सम्मेलन की एक खास बात यह रही कि इसमें साहित्य पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। हिंदी का विस्तार ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है, इनसे संबंधित कुछ 4-5 विषय का चयन किया गया। इसमें विशेष रूप से विज्ञान क्षेत्र में हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तकनीकी क्षेत्र में हिंदी कैसे विकसित की जा सकती है, प्रशासन में हिंदी को कैसे अमल में लिया जा सकता है, व्यापार और उद्योग में हिंदी को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है, और इसी तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में और दूसरे ज्ञान विज्ञान के जितने भी क्षेत्र है उसमें हम हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, हिंदी की आज की स्थिति क्या है, इस विषय पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने चर्चा परिचर्चा में भाग लिया। पत्र पत्रिका का रेफर हुआ और कई प्रस्ताव इसमें पास हुए। वो प्रस्ताव क्या पास हुए, कैसे पास हुए, वो हमारे विशेषज्ञ यहाँ बताएंगे। तो आज का विषय जो हमने चुना है ये देश और विदेश में हिंदी की स्थिति क्या है। इस पर जाने से पहले मैं हिंदी के बारे में कुछ खास बातें कह दूं। हम सबको पता है कि भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। देश विदेश में हिंदी बोलने वाले
की लोक संख्या लगभग 70 करोड़ से भी अधिक है। चाइनीज़ और इंग्लिश भाषा के बाद हिंदी विश्व में सबसे बड़ी तीसरी भाषा है। पूरे भारत में हिंदी जानी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है और हिंदी बोलने वाले साक्षर और निरक्षर दोनों लोग हैं। विदेश में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो सवाल कई उठते हैं, जैसे एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रध्वज है, तो एक राष्ट्रवाणी क्यों न हो। इस तरह की बातें कई आती है हिंदी के स्टेटस को लेकर, इसकी स्थिति को लेकर, इसकी वस्तु स्थिति को लेकर। इन सब चीज़ों पर हम आज विस्तार से विचार करेंगे। इस सत्र की अवधि लगभग 1 घंटे की है। 3 बजे तक यह सत्र चलेगा। पहले 40 मिनट हम विषय का विश्लेषण करेंगे और शेष 20 मिनट मतलब 2:40 से चर्चा, परिचर्चा क्या प्रश्नोत्तर के होंगे। ये प्रश्न आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं टेलीफोन नंबर पर। आप हमारे टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। पहला टेलीफोन नंबर है 040-270-31431 और एक नंबर है 040-270-31432 और इसी तरह और एक नंबर है 32। इनसे मिलाइए। आप में जो संदेह है, सलाह है, वो हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे उत्तर देने की। इस विषय का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। आप है उस्मानिया विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शीला मिश्रा जी। नमस्कार। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री सर राजू जी। आप दोनों का इस स्टूडियो में स्वागत है मेरे विश्वविद्यालय की तरफ से। तो आइए हम विषय की ओर चलते हैं और देश विदेश में हिंदी की वस्तु स्थिति क्या है इसके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं विद्वानों द्वारा। सबसे पहले तो सर राजू जी ये बताइए कि हिंदी, चूँकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें कई भाषाएं हैं, हिंदी भी एक है और कई भाषाएं प्रांत के अंदर, प्रदेश के अंदर सीमित रही। ये हिंदी जन जन की भाषा कैसे बनी, थोड़ा बताएंगे इसके ऊपर। हाँ, ऐसा है कि डॉक्टर साहब, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 1000 के बाद हुआ था। इस क्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा से होते हुए हिंदी की कुछ बोलियों का विकास हुआ था। उनमें से खड़ी बोली का जो विकसित रूप है आज की मानक हिंदी, वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा की ज़रूरत थी भारत को एक करने के लिए। और इस संदर्भ में गांधी जी ने 1917 में भड़ोच में तो एक सम्मेलन हुआ था, गुजरात शिक्षा सम्मेलन। तो उस अवसर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुनने का समर्थन किया था और 2-3 बातें उनके मन में थीं। तो भारत के अधिकांश निवासियों की भाषा तो जो हो वही भारत की संपर्क भाषा हो, इसके साथ धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप उस भाषा में हो और देशवासियों और कर्मचारी वर्गों के लिए उसको सीखना आसान हो। सो इन कसौटियों को दृष्टि में रखते हुए
गांधी जी ने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रस्तावित किया था और क्रमशः तो हिंदी स्वीकृत होती गई लोगों के द्वारा। वास्तव में उस समय हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषियों के बीच में एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की कल्पना करते थे, लेकिन कालांतर में दो गैर हिंदी भाषियों के बीच में भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी विकसित हुई थी और आजकल हम इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि कृत्रिम बुद्धि के विकास के बाद अब हिंदी भाषा की संपर्क की जो स्थितियां जो हैं यह संपर्क स्थापित करने का जो दायरा बहुत व्यापक हो गया। अब हम मनुष्य और यंत्रों के बीच में भी संपर्क एक साधन के रूप में हिंदी को तो सीखने लगे और इस तरह से संपर्क भाषा के रूप में और हिंदी का दायरा इसके पहले से बहुत व्यापक हो गया और एक भारत की बहुभाषिकता की मांग इस संपर्क भाषा के रूप में तो उसकी आपूर्ति संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के माध्यम से होती थी। स्वतंत्रता के बाद भी ये स्थिति बनी रही और अब स्वतंत्रता के बाद सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा या इसके वाहक के रूप में तो हिंदी बन गई, तो राष्ट्रभाषा के रूप में ये प्रचलित हो गई। और फिर दूसरी ओर जब हम प्रशासनिक और सरकारी कार्यवाही करने के लिए इस भाषा को हमने स्वीकार किया और ऐसी स्थिति में संविधान के अनुसार इसको राजभाषा के रूप में भी इसकी घोषणा हुई थी। जी, आपने बताया कि परंपरा से हिंदी का जो विकास हुआ संस्कृत से लेकर प्राकृत, पाली, अपभ्रंश से होते हुए आधुनिक भाषाओं में हिंदी का विकास हुआ और ये परंपरा से जुड़ी हुई भाषा होने के कारण इसमें कई धार्मिक साहित्य भी इसमें लिखा गया और तीर्थ स्थान वगैरह जैसे भारत की संस्कृति के जो मुख्य तीर्थ केंद्र बिंदु है उत्तर भारत में है और चूँकि हिंदी भी उत्तर भारत की ही भाषा कही गई थी पहले, तो वहाँ पर लोग आते जाते थे और ख़ास करके राम, कृष्ण और शिव जो हमारे संस्कृति के केंद्र बिंदु है, ये सारे चरित्रों का चित्रण हिंदी में हुआ करता था और इसके कारण हिंदी को जानने करने के लिए लोग आगे आए और ये पूरे देश में ये भाषा फैली। बाद में फिल्म ने भी इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, पॉपुलैरिटी दिलाई, लोकप्रियता बढ़ी है इनकी। तो जन भाषा से शिला जी हिंदी राष्ट्रभाषा, फिर राजभाषा और संविधान में इसकी एक स्थिति भी बनी हुई है जी। आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। जैसे कि प्रोफेसर सरराजू जी ने इसकी प्रस्तावना कर ही दिया है, बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि भारतीय संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी को भारत संघ के एक राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। संविधान की धाराएं 343 से 352 तक राजभाषा से संबंधित बहुत से नियमों की जानकारी प्रस्तुत हुई है। हिंदी की जो लिपि थी वो देवनागरी मानी गई है और अंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्वीकार किया गया है, उसी को मान्यता दी गई है, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि को मान्यता दी गई है। अब यहाँ पर जो है इस अनुच्छेद में इस बात की छूट भी दी गई कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जा सकता है और अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग जो है प्रथम 15 वर्षों में जो है किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि जो है हिंदी का विकास हो और हिंदी के जो प्रकृति है उसमें कोई हस्तक्षेप किए बिना उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करें और उसे समृद्ध करें। स्वतंत्रता के बाद जो स्थिति हुई वो है कि भारत सरकार ने हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर विकास और उसके प्रचार प्रसार हेतु कई नियम और अधिनियम की घोषणा की और राजभाषा हिंदी को
प्रशासनिक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से कई प्रस्ताव भी पारित किए। अब सर, मैंने पहले ही आपको कहा कि संविधान की धारा 343 के अनुसार यहाँ पर जो है 8वीं अनुसूची में हम देखेंगे कि लगभग जो है 12 भाषाएं यहाँ पर स्वीकार की गई थी, जिसमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। लेकिन हुई बात ऐसे की सर कि सन 67 में सिंधी तथा 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, तत्पश्चात मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो को सम्मिलित करके आज 22 भाषाएं जो है संविधान में स्वीकृत हो गई हैं। संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के बारे में जो है आप प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न भी उठा कि हिंदी को ही भारत के राष्ट्रभाषा बनाया जाए। संविधान सभा में एक दो विद्वानों ने बंगला और तमिल के पक्ष को भी लेते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया था, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत अवश्य किया गया है। सर, ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कुछ अंतर बताइएगा। देखिए, राजभाषा में प्रत्येक सरकार आपस में जो है बातचीत करती है और उनके जो है फाइल्स की मूवमेंट्स होती हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि यहाँ पर राष्ट्रगान है, राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपुष्प है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्र पशु है, यहाँ तक कि राष्ट्र कवि है। लेकिन हमारे पास जो है राष्ट्र की भाषा, यानी कि हम एक ऐसी भाषा में बातचीत और अपनी कार्यवाही करें जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जो है उस भाषा को आगे चलकर जो है उस भाषा के से हम अपना विचार विनिमय करें, वो हमारे अस्मिता का प्रश्न बन जाता है। लेकिन कहना पड़ेगा कि यहाँ पर संविधान में अब तक मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थान दिया गया है। लेकिन भावात्मक रूप से हम सभी भारतवासी ये स्वीकार कर चुके हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सर, चलिए, तो जनभाषा से राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा से राजभाषा हिंदी बनी, और इसके विकास के लिए, इनकी उन्नति के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए भारत में कई हिंदी की संस्थाओं की स्थापनाएं हुई। तो प्रोफेसर सर राजू जी, आप इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं, उनका उद्देश्य क्या है? हाँ डॉक्टर साहब, से राजभाषा के रूप में तो स्वीकृति मिलने के बाद राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से और राजभाषा नीति के अनुपालन की दृष्टि से केंद्रीय हिंदी समिति बनी थी, और उसके बाद कई संस्थाओं की स्थापना यहाँ की गई। वास्तव में राजभाषा कार्यान्वयन का संबंध इधर संपर्क भाषा के विस्तार से भी है, दूसरी ओर सेवा माध्यम के रूप में हिंदी को हम कैसे सक्षम बनाएं, इससे भी है। इस शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी को हम कैसे सक्षम बनाएं, तो तीन आयाम तो इसके जो हमारे सामने आते हैं, इनके विस्तार के लिए और कुछ संस्थाओं की हमने तो स्थापना की थी। वास्तव में 50 के बाद हिंदी शिक्षण योजना का प्रारंभ किया गया था। तो 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई, और इसके साथ साथ कि 61 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का उद्देश्य और केंद्रीय हिंदी संस्थान का उद्देश्य, तो यहाँ सरकारी कार्यालय में तो हिंदी प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक सामग्री का तैयार करना था, और संविधान में इसके साथ साथ 71 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना हुई थी, और संविधान में तो उल्लिखित जो भी कार्यविधि साहित्य है या मैनुअल फॉर्म वगैरह, तो इनका अनुवाद करना और अनुवाद के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, ये दायित्व जो है इनको तो सौंपे तो गए थे। और उसके बाद 61 में तो जिस केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की गई, तो इसमें हिंदीतर भाषियों को और विदेशियों को तो दूसरी भाषा के रूप में तो हिंदी शिक्षण देने के लिए आवश्यक
तो जो भी कार्रवाई तो करने की ओर ध्यान दिया गया। और इनके साथ विभिन्न मंत्रालयों में सलाहकार समितियों का भी गठन किया गया और केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनी थी। और 76 के बाद वास्तव में 76 में प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी का जो प्रयोग तो होता आ रहा है। अलग भारत को 3 मुख्य क्षेत्रों में तो विभाजित किया गया था। क ख ग क्षेत्रों में विभाजन किया गया और का क्षेत्र में क्या करना चाहिए, ख क्षेत्र में क्या करना चाहिए, ग क्षेत्र में क्या करना चाहिए, तो नियमों का निर्धारण किया गया। और एक क्षेत्रवार विभाजन के यानी कि जहाँ 10 जिस शहर में 10 केंद्र सरकार के कार्यालय होते हैं वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की भी तो स्थापना की बात की गई है। तो फिर विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की भी बात की गई है। और इसके अलावा तो जिस हिंदी शिक्षण योजना का गठन जो किया गया था, प्रारंभ किया गया था 50 के बाद, तो इस शिक्षण योजना के तहत कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को वो यानी प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया था। इस तरह से एक पूरी संरचना को यहाँ बनाया गया जिसके तहत राजभाषा नीति का अनुपालन हो, राजभाषा से संबंधित कार्यान्वयन भी तो संपन्न हो। तो इन संस्थाओं की स्थापना तो विशेष रूप से की गई। तो इसके बाद यहाँ हिंदी को तो दृष्टि में रखते हुए वर्धा में महाराष्ट्र यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। तो जिसके बल पर आगे तो शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का विशेष प्रचार प्रसार हो, क्योंकि जब लोग हिंदी में सुशिक्षित होंगे सेवा क्षेत्र में भी अपना पूरा योगदान ये दे सकते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों के बीच में तो समन्वय स्थापित करने की कोशिशें की गई हैं और इस दिशा में तो आगे आज तक बढ़ाने के जो कार्यक्रम चल रहे हैं इनमें राजभाषा विभागों के कंप्यूटरीकरण की भी बात की गई। 1990 के बाद कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर आ गया। फिर एक नया कार्यक्रम पारंगत के नाम पर भी तो आ गया, यानी कि जहाँ क्षेत्रोन्मुख भाषा का परिचय देते हुए तो हिंदी क्षेत्रों में या हिंदी संस्थाओं में जो कार्यरत जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी भाषाई क्षमता बढ़े, इस दृष्टि से शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ होता आया है, अभी तक तो कर रहे हैं। जी चलिए, ये तो हुआ सेवा क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है और क्या क्या वो कर रही हैं, उनका उद्देश्य क्या है। इसी तरह प्रोफेसर शीला जी, ये जो शैक्षणिक संस्था है इनमें भी हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को पढ़ाया जाता है, जैसा कि त्रिभाषा सूत्र जो फार्मूला कहते हैं, त्रिभाषा सूत्र, उस सूत्र के अनुसार विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। आप इसके ऊपर कुछ विचार रखेंगे? जी, जैसे यहाँ पर जादव जी ने कह ही दिया है कि त्रिभाषा सूत्र, आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि त्रिभाषा क्या है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मातृभाषा एक, दूसरी है अंग्रेज़ी और तीसरी है हिंदी। तो ये तीनों को लेकर जो है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रचार प्रसार हो रहा है और पढ़ाया जा रहा है। अब विश्वविद्यालय स्तर पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर इतिहास कहें या फिर राजनीति शास्त्र, भूगोल है, अर्थशास्त्र है या समाजशास्त्र है, मानव विज्ञान है, मनोविज्ञान है, आदि सब की भाषाएं आज हिंदी बनी हुई हैं। हाँ, हिंदी तर प्रदेशों में कहीं कहीं पर जो है अक्सर कहीं कहीं क्यों कहूँगी कि अक्सर राज्यों में अंग्रेज़ी और वहाँ की मातृभाषा में भी पढ़ाई जा रही है, लेकिन हिंदी भाषी देशों में यहाँ शैक्षणिक क्षेत्र का जो मीडियम माध्यम है वो हिंदी बनी हुई है। इसके अनंतर जो है वहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए
कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, नवलेखन शिविर बनाई जा रही हैं, काव्य गोष्ठियाँ बहुत ही ज़्यादा आयोजित की जाती हैं और साथ ही साथ संवाद, परिसंवाद, चर्चा, परिचर्चाएँ और सेमिनार्स, बहस तथा इस तरह के जो पाठ्यक्रम बन रहे हैं सर, एक देखिए कि उसमें जो है ना केवल पुराने या मध्यकालीन कवियों को शामिल किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ आधुनिक कवियों को, समकालीन कवियों के भी जो है हिंदी साहित्य को वहाँ पर शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार एक मिश्रित हिंदी को भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है सर हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर। आखिर हम करें कि भारतीय विश्वविद्यालय में या फिर महाविद्यालय में यहाँ पर अंग्रेज़ी विभाग तो है, लेकिन सर मैं यहाँ पर थोड़े से जो है वेदना के साथ एक बात कहना चाहूँगी कि 70% से अधिक हिंदी विश्वविद्यालय में मुझे लगता है कि हिंदी का विभाग उतना नहीं है, और है भी तो वो भी उतना थोड़ा सा जो है बेरौनक है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की बातें नहीं कहूँगी, वहाँ पर जो है हिंदी विश्वविद्यालय बहुत रौनकदार है, लेकिन जहाँ पर स्टेट लेवल में विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम सभी को और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और जनता जनार्दन अगर चाहे तो महाविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर जो है आपके महाविद्यालय, वहाँ सब में जो है हिंदी विभाग को खोलने के लिए सरकार को बाध्य करे और हम सभी भी प्रयासरत हों। ये हिंदी की स्थिति है देश की शैक्षणिक संस्थाओं में जी, विश्वविद्यालय से लेकर विद्यालय तक। विद्यालय में भी हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी क्षेत्र में भी और हिंदीतर क्षेत्रों में भी, दक्षिण भारत में भी, पूर्व भारत में भी, पश्चिम भारत में भी, और इस तरह हिंदी का कार्य आगे बढ़ रहा है। तो प्रोफेसर सर राजू जी, आप ये बताइए कि ये जो हिंदी है और ये आज पसरती जा रही है, देश की सीमाओं से बाहर निकल गई है और कई देशों में हिंदी बोली, समझी, लिखी जाती है, पढ़ाई भी होती है वहाँ पर। तो वैश्विक संदर्भ में हिंदी की स्थिति क्या है, इसके ऊपर विचार करिए। हाँ डॉक्टर साहब, तो वैश्विक संदर्भ में तो हिंदी के प्रति ध्यान दें। सो चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाती है और विश्व के 15 देशों में हिंदी बोलने वाले 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में हैं। इनमें कुछ ऐसे भी देश हैं तो जो हमारे अड़ोस पड़ोस के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, यूके, अमेरिका आदि देशों में बहुत बड़ी संख्या में तो हिंदी भाषी रहते हैं। और मॉरिशस में आप देखेंगे कुल जनसंख्या 12-13 लाख है, तो इनमें 8-9 लाख तक हिंदी बोलने वाले हमें दिखाई देते हैं। और विश्व में संपर्क भाषा के रूप में तो हिंदी विकसित हो रही है, तो दूसरी ओर प्रयोजनपरक भाषा के रूप में भी तो हिंदी को मान्यता मिल रही है, क्योंकि यहाँ विश्व के देशों में तो जो प्रवासी बनकर भारतवासी रह रहे हैं या विदेशी जो हिंदी सीख रहे हैं, उन सब श्रेणियों की ओर हम दृष्टिपात करें तो 4 वर्गों में तो इनको हम बांटकर देख सकते हैं। और पहले वर्ग में कुछ ऐसे देश आते हैं जहाँ भारतीय मूल के लोग 200-250 वर्ष पहले गए थे और वहीं बस गए थे। कुछ ऐसे देश हैं तो जिनमें फिजी, टोबैगो, ट्रिनिडाड, गुयाना, मॉरिशस, सूरिनाम आदि आते हैं। और 1830 के बाद सबसे पहले मॉरिशस में गिरिमिटिया मजदूर बनकर ये भारतवासी गए थे, तो उनकी भाषा भोजपुरी थी और मॉरिशस में भोजपुरी हिंदी का प्रयोग होता रहा, तो फिर मानक हिंदी का विकास भी वहाँ तो हुआ। फिर सूरिनाम में भोजपुरी डच मिश्रित हिंदी का प्रयोग होता है। और इस तरह से एक ओर जहाँ भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो दूसरे वर्ग में कुछ ऐसे भारतीय आते हैं
जो रोज़गार या किसी प्रयोजन के लिए भारत से बाहर गए थे, 4-5 साल के लिए या 10-15 साल के लिए वहाँ रहते हैं, इनको हम अक्सर प्रवासी भारतीय कहते हैं। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड, सिंगापुर आदि देशों में हम इनको देखते हैं और कई देशों में फैले तो हुए हैं। तो लगभग 150 देशों में तो हिंदी भाषा भाषियों की मौजूदगी हमें दिखाई देती है। वास्तव में तो ये जो प्रवासी बनकर जो गए थे कुछ समय के लिए किसी प्रयोजन को दृष्टि में रखते हुए, सो ये आपस में संपर्क भाषा के रूप में तो हिंदी का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से भी यहाँ तो हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। और फिर एक तीसरे वर्ग में कुछ ऐसे देश और ऐसे देशवासी आ जाते हैं जो हमारे भारत के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका आदि में। और नेपाल की भाषा जो है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है और यहाँ के देशों में यानी कि भारत के अड़ोस पड़ोस के देशों में तो हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है और इस क्रम में हिंदी फिल्म, हिंदी गाने पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और फिर चौथे वर्ग में कुछ ऐसे देश आते हैं, कोरिया, चीन, जापान, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह। यहाँ हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। भारतीयतर विदेशी लोग तो इन देशों में हिंदी सीखते हैं। 150 देश ऐसे हैं तो जहाँ हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। इन देशों में हिंदी एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में काम करती है और हिंदी माध्यम से ये विदेशी जो हैं भारतीय साहित्य को, भारतीय समाज को जानना समझना चाहते हैं और कभी कभी व्यक्तिगत रुचि लेकर ये विशेष रूप से तो हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं और कभी हम दूतावास की ओर से भी व्यवस्था करते हैं तो उनको तो हिंदी सीखने की प्रेरणा देते हैं और कुछ कुछ विशेष प्रयोजन तो इस हिंदी के बल पर तो विदेशी भी प्राप्त करना तो चाहते हैं। और फिर इस दृष्टि से भी हम विदेशों में हिंदी साहित्य को देख सकते हैं या हिंदी के प्रचार प्रसार को देख सकते हैं कि जिन लोगों ने स्थायी रूप में यानी ये जो लोग रह गए, बस गए, वे हिंदी साहित्य में साहित्य सृजन भी करने लगे। हिंदी साहित्य को उनकी देन भी तो विशेष रूप से स्वीकार किया, जैसा कि मॉरिशस में अभिमन्यु अनंत है, सोमदत्त बखौरी, चिंतामणि रामदेव धर्मधार, राजेंद्र अरुण, मुनीश्वर लाल वगैरह। फिजी के प्रख्यात कवि कमला प्रसाद जी हैं, जोगेंद्र सिंह कमल हैं, बाबू हरनाम सिंह है, या सूरीनाम के कवि मुंशी रहमान खान हैं, ब्रिटेन में पद्मेश गुप्त हैं, गौतम सचदेव हैं, दिव्या माधुर, उषाराजी सक्सेना, कृष्ण कुमार, या इस तरह से कई लोग जो यानी विदेशों में बस गए, उनकी देन का स्मरण हम करते हैं और वहाँ की संवेदनाएं, वहाँ के अनुभवों को लेकर इन्होंने अच्छा समृद्ध साहित्य का सृजन किया था। इनके अलावा कुछ यानी फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस वगैरह देशों में रहने वाले तो जो विदेशी जो हिंदी सीखते हैं, इनकी भी हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने देश यानी फ्रांस है तो फ्रेंच और हिंदी कोशों का निर्माण करना, या रूस है तो रूस और हिंदी कोशों का निर्माण करना, और रूसी माध्यम से तो हिंदी सिखाने के लिए किताबों का निर्माण, पुस्तकों का निर्माण करना, या फ्रेंच माध्यम से तो हिंदी सीखने का प्रावधान या किताबों का निर्माण करना, या इटली, चेक या कनाडा, जापान, कई राज्यों में तो हम इनको देखते हैं। यही नहीं, विदेशी विद्वानों ने भी हिंदी सीखी और उदाहरण के लिए एक जापानी विद्वान है जिन्होंने तो हिंदी सीखी, तो जिनका नाम है प्रोफेसर तुमियो मिज़ोकानी। ये विदेशी मूल के हिंदी विद्वान हैं, ये कहानीकार हैं जिनको हम प्रथम कहानीकार के रूप में तो स्वीकार करते हैं, तो जिनकी चौराहे के बीच, रिक्शा वाला आदि कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं तो जिन्होंने तो हिंदी में लिखी। तो इन सब प्रयासों के बावजूद यानी जिस रूप में तो हिंदी का विस्तार हो रहा है व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में, तो हिंदी की बहुत प्रासंगिकता है। भारत में ही नहीं तो विदेशों में भी
तो हिंदी धीरे धीरे व्यापार और वाणिज्य की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भी तो हिंदी के अपने अस्तित्व को लेकर बात कर रहे हैं। तो प्रोफेसर सर्राजू जी ने अभी विस्तार से बताया कि पूरे विश्व में हिंदी का अध्ययन, अध्यापन, लेखन, सृजन किस तरह हो रहा है। बाहर के लोग भी हिंदी में लिखने लगे हैं, उनको भी प्रसिद्धि मिल रही है, विश्व स्तर पर उभर कर आ रहे हैं और हिंदी के विकास में योगदान दे रहे हैं। शीला जी, ये सब होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की स्थिति क्या है? क्या इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? जी हाँ, प्रोफेसर सर्राजू जी ने विदेश में किस प्रकार हिंदी का जो है फैलाव हो रहा है उसके ऊपर विशद व्यापक रूप से जो है यहाँ पर बात की है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतना सारा व्यापकता होते हुए भी क्यों हिंदी को अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाई नहीं गई। प्रोफेसर साहब, मैं कहना चाहूँगी कि 2 महीने पहले ही हिंदी राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की भाषा बन गई है, ये खबर चल पड़ी थी। नहीं चल पड़ी थी, लेकिन आखिर में जब मैंने खोजबीन की तो मैंने जाना कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, उड़ती हुई खबरें हैं। जबकि बहुत पहले से ही विश्व के अनेक छोटे छोटे देशों की भाषा यूएनओ की सूची में शामिल है। अब देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। सबसे पहले अंग्रेज़ी और उसके बाद रूसी, फ्रांसीसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। पहला जो 4 है यानी कि अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रांसीसी और चीनी, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की भाषाएं हैं। और अन्य 2 जो भाषा है यानी कि स्पेनिश और अरबी, ये 2 संबंधित देशों के द्वारा बोली जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र में किसी भाषा को जब आधिकारिक रूप से शामिल किया जाता है तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक है उसकी प्रशासनिक पहलू और दूसरी है वित्तीय पहलू। अब प्रशासनिक पहलू के तहत यूएनओ में अगर हिंदी को शामिल करना, यूएनओ की उस सूची में अगर हिंदी को शामिल करना है तो एक संकल्प पारित करवाना पड़ेगा कि जिसके लिए यूएनओ के जितने सदस्य हैं उसमें जो है 2/3 लोग बहुमत दे दें तो हिंदी को जो है उस सूची में शामिल किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि $4.6 मिलियन यहाँ पर जो है इसके फीस जमा करनी पड़ेगी। इससे संबंधित एक प्रश्न बाहर से आ रहा है, चलो बताइए क्या। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है। जी बताइए। मैं मीनाक्षी हूँ, हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए। जी, मेरा प्रश्न यह है कि देश को जोड़ने में हिंदी की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, यह प्रश्न बड़ा सटीक भी है कि पूरे भारत देश को जोड़ने के लिए हिंदी की भूमिका क्या हो सकती है। जैसा कि हमने इसके पहले भी चर्चा की कि भारत में कई भाषाएं हैं और ख़ास करके आपने बताया कि 22 भाषाओं को हमारे संविधान में स्थान मिला हुआ है और ये सभी राष्ट्रीय भाषा हैं। जैसे हिंदी भी एक राष्ट्रभाषा है, वैसे दूसरी भाषाएं भी राष्ट्रभाषा है। तो ये सारी भाषाओं के होते हुए हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा क्यों है कि ये देश को जोड़ सकती है। इसके ऊपर विचार करने जैसी बात है कि क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे कौन से पहलू हैं, ऐसे कौन से धारा है, सूत्र हैं जो पूरे भारत को हिंदी जोड़ सकती है। मैं इसके बारे में छोटे से अपने विचार रखूँगा। देखिए, जितने भी भारत में 4 प्रकार के परिवार की भाषा मानी जाती है। भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चाइनीज़ परिवार और एक परिवार है ऑस्ट्रिक परिवार। इन परिवारों से जो भाषा भारत में विकसित हुई है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण, प्रमुख रूप से द्रविड़ और आर्य भाषा है। इन भाषाओं में भी जो उसका जो अंतर्धारा है, भाषाओं के अंदर जो अंतर्धारा है, जो सूत्र है, जो विचार है, जो भाव है, ये सब एक से हैं।
आप उसी विचारधारा को और किसी दूसरी विदेशी भाषा से जोड़ ले, शायद वो विचारधारा उसमें नहीं आएगी। जो 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 चरित्र उसमें निर्माण हुए हैं, जो भाव उसमें व्यक्त हुए हैं, ये सारी इन भाषाओं को जोड़ने वाली है। वही धारा उन सभी भाषा में प्रचलित है, चाहे वो रामायण ले, महाभारत ले या और कोई दूसरा काव्य ले। इन सारे विषयों को हर भाषा ने अपने अपने अभिव्यक्ति के द्वारा प्रकट किया हुआ है। तो इनका ये कहना है कि क्या भारत को जोड़ने वाली भाषा ऐसी कोई एक बन सकती है? तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आप दोनों अपने अपने विचार रखिए। डॉक्टर साहब ऐसा अच्छा, है। और एक प्रश्न भी आ रहा है, वो भी सुन लेते हैं। बताइए। हेलो सर, पूरा बाहर हूँ जी। हाँ जी। हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, मेरा एक अनुरोध है आपसे। जी सर, मैं श्रीकाकुलम से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। सर, मेरा नाम हुआ है मिश्रा जी, और सर राजू जी बहुत अच्छी तरह बताए हैं हिंदी का महत्व के बारे चलिए, में। धन्यवाद, बताइए। लेकिन पूरी विश्व के बारे में, हिंदी के बारे में बताया जा रहा है जी लेकिन तमिलनाडु में और तेलंगाना में जो समस्या है जी वो हिंदी को मद्देनजर रखते हुए हम कह रहे हैं, जो पीजी छात्र है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, जी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है सर। चलिए। वो जैसा बोलते हैं ऊंची दुकान तीखा पकवान बोलते हैं जी वो कहावत के जैसा हो जा रहा है सर। हिंदी का जो महत्व है सर राजू ने बोले कि मॉरिशस में 15 लाख लोग हैं और तकरीबन 8 से 9 लाख लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तमिलनाडु में देखिएगा, तमिलनाडु में हिंदी को कोई मान्यता नहीं है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो प्रश्न क्या है ये बोलिए ना आप, प्रश्न क्या है? हाँ सर बोलिए सर। हाँ ठीक है, आपके भावों को हम समझ गए, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हिंदी को वो महत्व क्यों नहीं दिया जाता है। दूसरे प्रांतों में भी हिंदी की शिक्षा दीक्षा उतनी ठीक से नहीं हो पा रही है, इसका कारण क्या है, इसका महत्व क्यों नहीं दिया जाता, ये आपका कहना है। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो महत्व प्राप्त होता है किसी को, वो अपने बलबूते पर ही होता है। कोई किसी को कोई महत्व नहीं देता, ये हमेशा हम याद रखना चाहिए कि हिंदी को महत्व तभी मिलेगा जब हिंदी का प्रभाव पूरे भारत के समाज में एक समान रूप से प्रभावित हो जाएगा। जब सभी लोग इसको जानने, समझने, बोलने और विचार करने, इसमें भाव व्यक्त करने योग्य बन जाएंगे, तो इसको अल्टीमेटम महत्व प्राप्त हो ही जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं शीला मिश्रा जी? सर, यहाँ पर जो है तमिलनाडु की बात आ रही है। मैंने अभी अभी तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी निकाली। वो कहते हैं चेन्नई के साहूकार पेट में हिंदी दिवस केवल एक दिन में नहीं मनाया जाता है, बल्कि पूरे 12 महीने यानी कि 365 दिन यहाँ पर जो है हिंदी के जो है महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि हिंदी को जीवन में उतारने के इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक लेने के लिए जो है ये सूची जो है बहुत लंबी है। चेन्नई में एक ज़माने में माना जाता था कि मद्रास के लोग हिंदी में बात करना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन इन दिनों मैंने मद्रास में जाकर देखा है कि वहाँ के लोग जितनी अच्छी तरह से जो है हिंदी में बात करते हैं, उतनी अच्छी तरह से मैं समझती हूँ कि लखनऊ और हिंदी बेल्ट के लोग भी जो है एक तरह मिश्रित हिंदी में बात करते हैं। आप देखें कि बेशक आधार व्यावसायिक है, लेकिन चेन्नई में हिंदी अब ज़रूरत बनती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर जो है हिंदी भाषी यात्री से कुली से भी जो है उत्साहपूर्वक जो है हिंदी में बात करते हैं। उनकी टूटी फूटी बोली जो है नए यात्रियों को आत्मीय ढंग से स्वागत करने के लिए से हमेशा तैयार होती है। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर यहाँ तक के साथ जो है यात्री खुद को सुरक्षित महसूस करता है। विवेकवान दुकानदार जो चेन्नई में हैं, वो अभी उत्तर भारतीयों को वस्तु के भाव हिंदी में बताते हैं। तो किसी भी प्रकार से ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि चेन्नई या फिर जो है तमिलनाडु में जो है हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं है। सर चलिए, हिंदी की स्थिति दक्षिण भारत में क्या है, खास करके तमिलनाडु में और तेलंगाना में।
इस पर भी उन्होंने चर्चा की थी कि तेलंगाना और हिंदी में हिंदी को महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है, जिसको जो महत्व है वो महत्व है। सर राजू जी, आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि भाषा प्रयोग की चीज़ है। जनता जिस भाषा का प्रयोग करना चाहती है वह जनता की ज़रूरतों पर आधारित होती है। सरकार या राजनीतिक विरोध एक अलग बात है, जनता के द्वारा अपनाया जाना तो एक दूसरी बात है। तमिलनाडु में हो या आंध्र में हो, तेलंगाना में हो, तो हिंदी का स्वागत किया जा रहा है व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में। जैसा कि अभी डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया कि ये हमारी ज़रूरत है, तो दूसरी भाषा को सीखना, उस माध्यम से दूसरों के मनोभावों को समझना या आपसी ज़रूरतों को तो समझना और सहयोग एक दूसरे को प्रदान करना, ये सारी चीज़ें यहाँ वास्तव में हम तेलुगु भाषी हैं, तो जब हम कर्नाटक में जाते हैं या केरल में जाते हैं तो अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में बात करते हैं तो लोग आसानी से तो समझ सकते हैं। तो विस्तार से दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार हुआ है, ऐसा कहीं विरोध नहीं है। जो विरोध होता है तो किन्हीं राजनीतिक कारणों से तो हो सकता है, लेकिन हम अपनी मातृभाषा को भी सम्मान देते हैं, साथ ही साथ देश की भाषा हिंदी को भी सम्मान देते हैं। दोनों को हम समानांतर तो स्वीकार करते हैं। तो हमने त्रिभाषा सूत्र को सहमति दी और त्रिभाषा सूत्र को हमने स्वीकार किया, तो इसी के तहत हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, चलिए, ये जो हिंदी है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जाती है जी, समझी भी जाती है और इसमें विचारों का आदान प्रदान भी होता है। इसके पहले जो एक प्रश्न आया था कि देश को जोड़ने के लिए हिंदी की भूमिका क्या हो सकती है। हिंदी की भूमिका यहाँ पर एक धागे के समान हो सकती है सर। अगर 22 भाषाएं यहाँ पर मनकों के समान हैं तो हिंदी यहाँ पर पूरे मनकों को एक साथ जोड़ने वाले एक सूत्र के समान है, अगर मैं भावात्मक या काव्यात्मक रूप से इसे प्रस्तुत करना चाहूँ तो। मैं तो एक बात ये कहना चाहूँगा कि देश की जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी मिलाकर भी, अगर इन भाषाओं में हम विचार करना शुरू करें, इन भाषाओं में हम ज्ञान विज्ञान की सभी प्रकार की चिंताएं, समस्याएं विश्लेषण करना सीखें और भारतीय भाषाओं को इनके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की भाषा बना दी जाए, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, यहाँ तक कि रिसर्च भी, शोध भी अगर इन्हीं भाषाओं में होने लग जाए और इन्हीं भाषा में जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति होनी है, जो ज्ञान सृजित करना है, नई टेक्नोलॉजी का विकास करना है, चिकित्सा क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अगर भारत की भाषाओं में ही हम सोचना शुरू कर दें तो एक दिन पूरी भारतीय भाषाएं, पूरे भारत के प्रदेश कोई एक भाषा को, जो भाषा देश को जोड़ती हो, उसको मान लेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? साहब, अभी हिंदी को शिक्षा माध्यम के रूप में बनाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं जी, लेकिन इसमें बहुत सारी तो समस्याएं हैं जी। समस्याएं ये हैं कि भाषा व्यवहार का एक स्तर सामान्य दैनंदिन जीवन का तो होता है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक जो जितनी सारी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को संपन्न कराने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। एक ओर है। दूसरी ओर जब हम शिक्षा क्षेत्र में या ज्ञान के अनुप्रयोग के क्षेत्र में तो चले जाएंगे, वहाँ एक विशेष प्रकार की शब्दावली की ज़रूरत होती है और हिंदी के संदर्भ में शब्दावली आयोग के माध्यम से ऐसे, यानी विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से तकनीकी शब्दावली का निर्माण किया गया है। शब्दावली का निर्माण करना एक अलग बात है, उस शब्दावली का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र रूप में सोचना
और मौलिक चिंतन के बल पर किताबों या पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना या मौलिक लेखन करना एक दूसरी बात है। अब भारत की स्थिति यह है कि एक ओर अंग्रेजी माध्यम है, दूसरी ओर भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाकर या विशेष रूप से हिंदी को माध्यम बनाकर हम सोचने की प्रक्रिया को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो ये जो हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है और कई स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करके तो इसका विकास हो रहा है। जैसा कि विदेशी शब्द हैं, कंपनी, स्टॉक, बैंकर, हिसाब वगैरह, तरह तरह के शब्दों को हम स्वीकार कर रहे हैं। या संस्कृत शब्दों को लेकर तो कुछ तत्सम तद्भवों के बल पर हम शब्दावली का निर्माण कर रहे थे, जैसा कि ऋण संकोचन, मुद्रा क्षेत्र या उपभोक्ता, अभिकर्ता वगैरह शब्दों का जो निर्माण कर रहे हैं। इसमें प्रयोग के धरातल पर विशेष रूप से विज्ञान और तकनीकी तो संदर्भ में कुछ समस्याएं आ रही हैं। उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य आपके सामने, ये एक ड्रीम 2047 नाम से जानिए बिग डेटा के बारे में एक छोटी सी पत्रिका है जिसमें विज्ञान के कुछ अंशों का उल्लेख किया गया। उदाहरण के लिए देखिए, इस नए प्रतिमान में जहां आंकड़े होते हैं वहां प्रोसेसिंग होती है। एक अंग्रेजी शब्द प्रोसेसिंग का लिप्यंतरण करके प्रयोग किया गया। प्रोसेसिंग होती है, स्त्रीलिंग में क्रिया का प्रयोग किया गया है प्रोसेसिंग शब्द को दृष्टि में रखते हुए। वास्तव में अकारांत शब्द जो विदेशी शब्द से आता है, सामान्य रूप में ये जो विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग की ओर से जो निर्धारित सूत्र हैं उनके अनुसार सामान्य रूप में देखें तो पुल्लिंग में इसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन प्रोसेसिंग होती है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग शब्द का आप दिमागी धरातल पर हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। प्रक्रिया शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है, इसलिए इस स्त्रीलिंग का प्रयोग आप यहाँ कर रहे हैं। इस तरह से कुछ लिंग निर्धारण की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। और कुछ ऐसी संज्ञाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि मल्टी प्रॉम्प्टर प्रो, एक एडवर्टाइजमेंट की कापी है, एक नाम दिया गया है मल्टी प्रॉम्प्टर प्रो नाम से। ये सीडैक की ओर से एक प्रचलित प्रणाली का विकास किया गया है। एक वास्तविक बहुउपयोगी टेलीप्रॉम्प्टर है। अब आप देख रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके आंखों में आंख सीधी डालकर मैं बात करना चाहता हूं यहाँ प्रसार माध्यमों के जरिए। तो एक नई तकनीक का यहाँ विकास किया गया है और आत्मविश्वासी महसूस करने के लिए और आंखों से आंखों का संपर्क बनाए रहते हुए आपसे बातचीत करने के लिए, इसके लिए एक उपकरण बनाया गया है मल्टी प्रॉम्प्टर प्रो। अब इस शब्द का आप हिंदी में ले जाकर के प्रयोग करेंगे तो ये मल्टी प्रॉम्प्टर प्रो एक वास्तविक बहुउपयोगी टेलीप्रॉम्प्टर, वास्तव में ये चीज़ क्या है इसको हिंदी में फिर आपको तो स्पष्ट करना पड़ता है। यानी कि मौलिक चिंतन के विकास के लिए हमें जिस तरह की सहज पारिभाषिक शब्दावली की ज़रूरत होती है, जब तक वैसी सहज पारिभाषिक शब्दावली का विकास नहीं होता है, अन्य ज्ञान क्षेत्रों में मौलिक चिंतन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। चलिए सर राजू जी, आपने अच्छा बताया कि हम तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं। प्रोफेसर शीला जी, आप ये बताएं कि ये रोजगार के क्षेत्र में से भी हिंदी अगर जुड़ जाए जी, रोजी रोटी की भाषा अगर बन जाए जी, तो भारतीय भाषा है, पूरी भारतीय भाषा है, तो इसका असर कैसा रहेगा हिंदी पर और भारतीय भाषाओं पर भी? जब रोजगार में हिंदी की बात होती है सर, तो मेरा ध्यान वहाँ आकर्षित होता है जहाँ विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो है अपने साक्षात्कार में इस बात को जो है कही थी कि जिन देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिंदी में बात करते हैं उनके साथ तो मैं अंग्रेज़ी में ही बात करती हूँ, लेकिन समझे कि यदि वे अपने देश के या अन्य किसी भाषा से मेरे साथ बात कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी में बात करने की बाध्यबाधकता मेरे पास नहीं होती है। वहाँ पर समझने और समझाने के लिए एक दुभाषीय का प्रयोग होता है और इस तरह से जो है भविष्य में बहुत बड़ी रूप से जो है एक अनुवादक के और दुभाषीय की आवश्यकता होगी। आपने सबसे पहले जो है 32 वर्ष के पश्चात
10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बात कही थी जो भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, हिंदी यूनिवर्सिटी भी भोपाल में है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो हिंदी के सबसे पहला विश्वविद्यालय है, मैं कहना चाहूँगी। एक बाहर से फोन आ रहा है। हेलो, आप सही संबंध है? हाँ जी जी। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर, मैं चिरंजीवी कमम से बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्ते, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। जी, आजकल हिंदी भारत की भाषा है, भारत की हिंदी हमारे प्यारी हिंदी है जी। फिलहाल आज रोजी रोटी के लिए उस भाषा से हम रोजगार प्राप्त करने में बहुत कठिनाई सामने करने जा रहे हैं। आज पीजी विश्वविद्यालय के स्तर पर पीजी करते समय लगभग 4 जी ये रोजी रोटी से ही जुड़ा हुआ जी, सिलसिला जी, जी। शुरू किया, आप उसी पर बोल रहे हैं। तो चिरंजीवी जी, आपने जो है रोजी रोटी से संबंधित हिंदी की बात की। मेरा एक बात मेरे अपने मतानुसार मैं कह दूं कि हिंदी में अगर आप अंग्रेज़ी को पूरी तरह से ना मिलाकर, जिसको हम जो है एक बहुत ही जोवियल तौर पर कहते हैं कि इंग्लिश में बात है, तो उस तरह की हिंदी को अगर हम ना सीखें, हम सिर्फ जो है हिंदी में ही अपने जो है पठन पाठन करें और अपने इंटरव्यूअर्स को जो है पूरी तरह से साक्षात्कार जो ले रहे हैं उनको पूरी तरह से संतुष्ट करें, तो वो भी आपसे प्रभावित होंगे और हिंदी के रोजगार के जो आयाम खुल रहे हैं वहाँ पर आप आसानी से दाखिला ले सकते हैं। चलिए चलते चलते शीला जी और एक थोड़ी सी बात कर ले हम जी। कि प्रोफेसर सर्राजू जी ये हमें बताएंगे कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन अभी हाल ही में भोपाल में हुआ, उसमें कुछ मुख्य संकल्प पारित किए गए। सर्राजू जी आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? हाँ, तो 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन को साहित्येतर क्षेत्रों में तो जो हिंदी प्रयुक्त होती है तो उसके लिए समर्पित किया गया है। इसी को दृष्टि में रखते हुए कुछ संकल्प और संस्तुतियाँ तो हमारे सामने तो आई थी। इनमें कुछ बातें ऐसी है कि एक राष्ट्रभाषा कमीशन की स्थापना की जाए और व्यापार और वाणिज्य में तो जो जितनी सारी वस्तुओं को हम बेचते हैं या उपभोक्ता वस्तुएं जिनको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, उनमें नाम पत्र या लेबल जो हैं उनको हिंदी में ही डालें। यानी कि हिंदी का संबंध अब हम व्यापार वाणिज्य और कॉरपोरेट क्षेत्र से भी तो जोड़ना चाहते हैं और हिंदी अधिकार भाषा अधिकार अधिनियम को भी बनाया जाए, ये भी एक संस्कृति थी उसमें। और विश्व भर के जो भारतीय राजदूतावास हैं उनके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। विधि और न्याय संबंधी पाठ्यक्रम तो हिंदी माध्यम से बने, क्योंकि अब तक विधि और न्याय के क्षेत्र में ना तो हिंदी का विशेष प्रयोग हो रहा है, भारतीय भाषाओं का विशेष प्रयोग हो रहा है। इस दृष्टि से ये संकल्प पारित किया गया है। हिंदी में बाल साहित्य अकादमी की स्थापना करें, क्योंकि बालक जो हैं भविष्य के निर्माता हैं, इनको दृष्टि में रखकर ये निर्माण किया गया। इस तरह के कई संकल्प विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित हुए। इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि जो सेशन थे उनकी अध्यक्षता जो विभाग है, विज्ञान विभाग, तकनीकी विभाग, विदेशी विभाग, इनके मिनिस्टर ही इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। कई संकल्प आए। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हिंदी आगे बढ़ेगी, सरकार इसको आगे बढ़ाएगी और भारत के पूरे लोग हिंदी को स्वीकार करेंगे। उसी तरह भारत की दूसरी भाषाओं को भी हम स्वीकार करेंगे और हमारी भाषाओं का विकास करेंगे, ताकि हम विश्व में यह कह सके कि ये है भारतवासी है, हमारी ये वाणी है और इसमें हम आदान प्रदान करते हैं। तो आप दोनों इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए, आप दोनों को धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।